तो स्टार्ट करते हैं गाइज अपना पहला टॉपिक, जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। ठीक है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। तो नेशनलिज्म जो है वो सबसे पहले सुनने को मिला फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर, जो कि 1789 में हुआ। France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. फ्रांस क्या था कि 1789 के टाइम पर पूरी तरह से स्टेट्स में बटा हुआ था। ठीक है। फुल फ्लेज्ड मीन्स पूरी तरह से स्टेट्स में बटा हुआ था, और वहाँ डेस्पोटिज्म था, यानी कि मोनार्कियल रूल था। किंग लोग का वहाँ पे शासन था। ठीक है। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens. Sovereignty means होता है सुप्रीम पावर। ठीक है। तो क्या हुआ कि जब हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, लॉ बनाने का पावर था, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का पावर था, वो सारा पावर मोनार्की के पास से हटके फ्रेंच सिटीजन्स पर चला गया। ठीक है। यानी कि अब लोग इलेक्शंस के थ्रू अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करके उसको आगे रिप्रेजेंट करने के लिए रख सकते थे कि वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और पॉलिटिक्स चलाए। तो द रिवॉल्यूशन proclaimed that it was the people who would henceforth constitute the nation and shape its destiny. तो जो रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें ये मोटो रखा गया था कि अब से लोग ही हमारे नेशन को कंस्टिट्यूट करेंगे और इसके जो फ्यूचर है उसको शेप करेंगे। यानी कि अब से हमारे देश की पूरी जिम्मेदारी लोगों के हाथ में होगी, ना कि किसी सुप्रीम पावर के हाथ में, किसी राजा के हाथ में। ठीक है। From the very beginning, the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people. शुरुआत से ही जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, यानी कि जो लोग रिवॉल्यूशन कैरी आउट कर रहे थे, जो रिवॉल्यूशन करा रहे थे, उन्होंने कुछ आइडेंटिटी के लिए लिया। यानी कि कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उन्होंने बनाई एक आइडेंटिटी पाने के लिए, कि हम सब एक ही जगह के रहने वाले, सभी की पहचान एक से हो। कलेक्टिव आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ जिससे पूरे कम्युनिटी का, जितने भी लोग एक स्टेट में रह रहे हैं, एक नेशन में रह रहे हैं, उन सब का पहचान हो। ठीक है। तो शुरू से ही चला आ रहा था, काफ़ी पहले से, रिवॉल्यूशन होने के पहले से ही, जब ये सब प्लानिंग ऑर्गेनाइज हो रहा था रिवॉल्यूशन कराने का, उसी टाइम से चला आ रहा था कि हमें कोई ऐसी कलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी चाहिए जिस वजह से हमारा फ्रेंच के जो पीपल हैं उन लोगों के दिल में ये बने कि हम रिवॉल्यूशन करें, हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है। द आइडियाज़ ऑफ La Patrie and Les Citoyens emphasized the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution. तो ऐसे ही दो कलेक्टिव आइडेंटिटी आई, जो कि La Patrie और Les Citoyens थी। La Patrie मीन्स द फादरलैंड एंड Les Citoyens मीन्स द सिटीजन। तो उन्होंने, रिवॉल्यूशनरीज ने कहा कि हम लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी के तौर पर ये दोनों पैरामीटर्स को यूज़ कर सकते हैं, पहला La Patrie और दूसरा Les Citoyens को। ये हमारे ये जो लैंड है, ये जो जिस पर हम रह रहे हैं, वो हमारे बाप दादाओं की ज़मीन है। ठीक है। उन्होंने ये कहा, और दूसरा कहा कि हम लोग यहाँ के सिटीज़न हैं, ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है। तो ये हम लोग यहाँ पहले से रहते आ रहे हैं, बचपन हम लोग पैदा यहीं हुए, बड़े यहीं हुए, तो हम यहाँ के नागरिक हैं, ये हमारी ज़मीनें हैं। ठीक है। तो ये दो नोशंस थे जिनके थ्रू उन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को ये बताया कि हम लोग सभी के पास इक्वल राइट्स है। उसके बाद कलेक्टिव आइडेंटिटी के लिए न्यू फ्रेंच फ्लैग, जो कि ट्राई कलर का था, लाया गया, और जो पहले रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटा दिया गया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, द ई स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था कि 3 ई स्टेट थे, फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट। तो फर्स्ट और सेकेंड वाले जो थे उनको
हम लोग एक्टिव सिटीजन्स कहते थे। क्या कहते थे? एक्टिव सिटीजन्स। और जो थर्ड वाले थे उनको पैसिव बोलते थे, क्योंकि इन लोगों के पास वोट करने का राइट था और उनके पास नहीं था। तो ई स्टेट्स के जनरल को इलेक्ट किया गया, ई स्टेट्स के जनरल को इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स के, ठीक है, ई स्टेट्स के जनरल को इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू। और जो पहले स्टेट असेंबली थी, स्टेट असेंबली को अब नेशनल असेंबली के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद न्यू hymns were composed, oaths taken and martyrs commemorated, all in the name of the nation। तो क्या किया गया? अब नया सॉन्ग लाया गया, ठीक है, ओथ्स लिया गया, शपथ लिया गया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, सब नेशन के नाम पर। यानी कि क्या हुआ कि राष्ट्रगीत बना, ठीक है। फिर जब मिनिस्टर लोग को बनाया गया तो उन्होंने शपथ लिया नेशन के नाम पर कि मैं इस देश का ये हूँ वो हूँ, ठीक है। और मार्टायर्स यानी कि रिवॉल्यूशन में जितने भी लोग शहीद हुए उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई, कमेमोरेटेड किया गया, ठीक है। उसके बाद और क्या किया गया? ए सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory, ठीक है। अब जितना भी फ्रांस के लोगों ने जितनी भी टेरिटरी को अपने अंदर लिया था, मान लीजिए ये अगर इतनी टेरिटरी को अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होगा, एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो कि इस पूरे के पूरे जितना भी इसका टेरिटरी है इसके अंदर सभी जगह सारे सिटीज़न के लिए एक ही लॉ लाएगी। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा इसका है तो उसके लिए अलग लॉ हो गया, कोई छोटे इसका है कास्ट का तो उसके लिए अलग, नहीं, सबके लिए एक ही लॉ। उसके बाद और क्या किया गया? इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर अबॉलिश्ड। जो भी पहले क्या था कि पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में टैक्स लगता था, ठीक है, तो अब तो रिवॉल्यूशन के बाद नेशन बन गया फ्रांस एक पूरा, तो अब वो इंटरनल जो कस्टम लगता था उसको हटा दिया गया और जितने भी लोग पर ड्यूज था उसको हटा दिया गया। एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड। और हर जगह क्या होता था ना पहले कि कहीं जा रहे हैं तो कहीं मेजर्स का कुछ अलग तरीका है, कहीं की कॉइन्स अलग है, कहीं की करेंसी अलग है, तो वो सबको हटा दिया गया, ठीक है। और एक जो हर जगह के लिए एक ही कॉइन, एक ही करेंसी, एक ही मेज़रमेंट का सिस्टम, पाउंड जो है, सब चीज़ एक ही लाया गया, अलग अलग नहीं जैसा कि पहले हुआ करता था। उसके बाद और क्या किया? रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और क्या किया गया फ्रांस में कि पहले जब फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था, यानी कि पूरी तरह से जब पूरे स्टेट में बटा हुआ था, तब तो हर लोग अपने अपने हिसाब से लैंग्वेज बोलता था, यानी कि जहाँ की जो भाषा थी वो बोलता था। तो जब रिवॉल्यूशन हुआ, पूरा एक नेशन बन गया, तो नेशन बनने के बाद वहाँ क्या किया गया? एक लैंग्वेज लाया गया जो कि था फ्रेंच लैंग्वेज। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन एंड destiny of the French nation to liberate the people of Europe from despotism, in other words to help the people of Europe to become nations। फिर उसके बाद क्या क्या रिवॉल्यूशनरीज? पहले तो रिवॉल्यूशनरीज ने कहा था कि हमें खुद आज़ाद होना है, ठीक है, हम सबको कलेक्टिव आइडेंटिटी चाहिए, नेशनलिटी चाहिए, पहचान चाहिए कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, तो अपनी आज़ादी के लिए पहले लड़ रहे थे। उसके बाद जब उन्होंने अपनी लड़ाई ख़त्म कर ली, जीत गए, तो फिर उन्होंने कहा कि अब हमारे इस फ्रेंच का, हमारे फ्रांस जो है उसका ये कर्तव्य बनता है, उसका ये काम बनता है कि बाकी भी जो नेशन है यूरोप की, उनको डेस्पोटिज्म से हटाएं, उनको हेल्प करें आज़ाद होने में, ठीक है। पहले तो सिर्फ खुद आज़ाद हुए, उसके बाद बोला कि हमारा जो फ्रांस है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाकी जितने भी नेशन है यूरोप में उनको डेस्पोटिज्म से हटाएं, ठीक है, बचाएं। डेस्पोटिज्म वही मोनार्कियल रूल, राजाओं का, ठीक है। व्हेन द न्यूज़ ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज़ ऑफ यूरोप, जैसे ही खबर फैली बाकी सिटीज़ में, यूरोप की बाकी सिटीज़ में, जो भी यहाँ फ्रांस में हो रहा था, इस बात की खबर जैसे ही वहाँ फैली, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगेन सेटिंग अप जैकोबिन्स क्लब। तो क्या किया कि स्टूडेंट और अदर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे, कहाँ? यूरोप के सिटीज़ में, फ्रांस के अलावा जो भी यूरोप की सिटीज़ थी वहाँ, ठीक है, स्टूडेंट ने और मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग ने जैकोबिन क्लब बनाया। अब जैकोबिन क्लब क्या करती है ये देखिए,
Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s. तो क्या किया जैकोबिन क्लब का ये काम था कि वो लोगों को रिवॉल्यूशन के लिए उकसाए, ठीक है, रिवॉल्यूशन के लिए लोगों को राज़ी करे। तो जैकोबिन क्लब ने वही किया, लोगों को रिवॉल्यूशन के लिए राज़ी किया। और जब वो लोग राज़ी हो गए तो फ्रेंच आर्मीज़ को हेल्प मिली उन लोगों से, और फ्रेंच आर्मीज़ ने हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के काफ़ी पोर्शन पर अपना कब्ज़ा जमा लिया, ठीक है। With the outbreak of the Revolutionary Wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. और जैसे जैसे उनको सक्सेस मिलती गई फ्रेंच आर्मीज़ को, वैसे वैसे उन लोगों ने क्या किया कि ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था इसको और बढ़ाते गए, यानी कि और टेरिटरी अपने कब्जे में करते गए। अब देखिए, विथिन द वाइड स्वेथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, क्या हुआ कि जैसे जैसे इन लोग को टेरिटरी मिलती गई, यानी कि जैसे जैसे फ्रेंच लोगों का कब्ज़ा बढ़ता गया, तो नेपोलियन जो कि कमांडर था इस रिवॉल्यूशन में आर्मी का, सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस। तो उसने क्या किया कि पहले मतलब जितना भी रूल फ्रांस में लागू उसने किया हुआ था नेपोलियन ने, वो सारा रूल बाकी जो टेरिटरी पर उसने अपना कब्ज़ा कर लिया था उस पर भी लागू कर दिया। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। क्या था ना कि नेपोलियन का ये कहना था कि पॉलिटिकल चेंज नहीं होगा, यानी कि एक बार जो गवर्नमेंट बन गई जिसकी, उसके बाद वो गवर्नमेंट कोई और नहीं फॉर्म कर सकता, यानी कि नेपोलियन है तो नेपोलियन ही रहेगा और कोई दूसरा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका मोनार्कियल हो गया था, ये अपने आप को सॉवरेनिटी दिए हुआ था, यानी कि सुप्रीम पावर दे रहा था। हाँ, लेकिन मोनार्कियल तो ये कर रहा था, लेकिन सिर्फ अपने लिए, सिर्फ पॉलिटिकल के लिए, लेकिन जितना भी बाकी लॉ वगैरह का फील्ड था, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन टू मेक द होल सिस्टम मोर रैशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन वो जो मोनार्कियल उसने किया वो सिर्फ अपने सीट को बचाने के लिए किया, ठीक है, उसने अपने सीट को बचाने के लिए किया। लेकिन जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड थे, यानी कि जितनी भी लॉज वगैरह जो भी बनती थी, जो भी रिवॉल्यूशन के टाइम पर बोला गया था कि हम अपने देश को आज़ाद करेंगे, कलेक्टिव आइडेंटिटी देंगे, यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट का सिस्टम रखेंगे, न्यू कॉइन्स लाएंगे, फ्लैग लाएंगे, ठीक है, मतलब जो भी उस टाइम बोला गया, जो भी भाषण दिया गया, जो भी उसको तरीका अच्छा लगा अपने कानून को, अपने गवर्नमेंट को और मजबूत करने में, लोगों के लिए आसानी करने में, हर चीज़ में लोगों को इक्वलिटी देने में, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी देने में, उसने वो सब किया। सिर्फ क्या नहीं किया कि उसने अपनी गद्दी नहीं छोड़ी, वो अपना सीट नहीं छोड़ना चाहता था, ठीक है। उसके बाद द सिविल कोड ऑफ 1804, यूजुअली नन एज द नेपोलियनिक कोड, डिड अवे विथ ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property। पहले क्या था ना कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, ये कहा जाता था, ठीक है, यानी कि पैदा होते ही बच्चे को अमीर और गरीब में बांट दिया जाता था। तो अब नेपोलियन ने क्या किया कि ये सिस्टम को ही हटा दिया। उसने कहा चाहे जो भी हो, गरीब हो या अमीर हो, उसको कानून के नज़र में बराबर हक दिया जाएगा। अब ये नहीं कि कोई अमीर का बच्चा है तो उसको कोई भी गलती कर दे तो माफ़ कर दिया जाएगा, और कोई गरीब का बच्चा है तो उसको छोटी से छोटी गलती पर सज़ा दी जाएगी, नहीं। तो उसने क्या किया कि सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट के लिए लागू कर दिया ऑर्डर कि चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको हम लोग इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे हर फील्ड में। और उसके बाद उसने राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक नोट करने वाली बात है कि राइट टू प्रॉपर्टी कब से आया, तो राइट टू प्रॉपर्टी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही आया, नेपोलियन ने इसको लाया। अब हर के पास अपनी प्रॉपर्टी का अधिकार था, गवर्नमेंट ज़बरदस्ती किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं छीन सकती थी, और ना ही कोई भी अमीर लोग किसी की प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती छीन सकता था, ठीक है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल, और ये जो कोड था नेपोलियनिक कोड, इसको जितने भी फ्रांस लोगों के, यानी कि फ्रेंच आर्मी के कंट्रोल में जितनी भी टेरिटरी थी, जितनी भी राज्य स्टेट थी, जो भी रीजन था, जो भी एरिया था, उन सब में इस कोड को लागू कर दिया गया। इन द डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड में डच रिपब्लिक था। In Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। और जो बाकी जगह था, यानी कि स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी,
इन तीनों जगह नेपोलियन ने क्या किया कि फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया और पीजेंट्स को सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया गया। यानी कि जो भी उन पर ड्यूज, जो भी चार्जेस लगी हुई थी पीजेंट्स पर, उन सब को हटा दिया। जो भी उनके घर पर लोन था, जो भी उनके काम पर लोन था, उन सबको माफ कर दिया। इन द टाउन्स गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, इसको याद रखिएगा, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस, गिल्ड मतलब होता है लोग, ठीक है, पीपल, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। तो लोगों पर भी, शहर में जो लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ था, अब रिस्ट्रिक्शन तो ऑब्वियसली छोटे तबके के लोगों पर ही लगेगा, लो लेवल के लोगों पर, गरीब पर, वर्कर्स पर। बड़े लोग तो आराम से कहीं भी आ जा सकते थे, लेकिन जो छोटे लोग पर भी रिस्ट्रिक्शन जो लगा हुआ था उसको उसने, नेपोलियन ने रिमूव किया। तो कितना अच्छा भी काम किया है। बुरा काम सिर्फ एक किया कि वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ रहा था। अच्छा काम उसने किया कि इक्वलिटी लाया, राइट टू प्रॉपर्टी लाया, उसने सर्फडम और मैनोरियल ड्यूज से फ्री कर दिया लोगों को, गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटा दिया, और उसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया, यानी कि यातायात के सिस्टम को भी उसने अच्छा किया। उसके बाद पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड अ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब लोगों को क्या हुआ था कि आज़ादी मिल गई थी आराम से वर्क करने की। जो लो लेवल के लोग थे, छोटे छोटे बिजनेसमैन थे, वर्कर्स लोग थे, पीजेंट्स लोग थे, गरीब किसान, आर्टिसंस लोग थे, उन सबको अब आज़ादी मिल गई थी आराम से काम करने की, आराम से ज़िंदगी गुजारने की, उनको इक्वलिटी मिल गई थी। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स इन पर्टिकुलर began to realize that uniform law, standardized weights and measures, and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब क्या हुआ कि अब जो बिजनेसमैन थे, यानी कि हर वो लोग जो कि खरीद व्यापार करते थे, ठीक है, उनको एक तरीके से बहुत अच्छा लगा ये सिस्टम जो नेपोलियन ने किया। नेपोलियन ने क्या किया कि एक करेंसी लागू करवा दी, यानी कि फ्रांस के अंदर, और फ्रांस की जितनी भी टेरिटरी उसने अपने अंडर में ली थी, यूरोप की जितनी भी सिटीज़ पर उसने अपना कब्जा किया था, नेपोलियन ने नेशनलिज्म का आइडिया ले गया था, उन सब जगह उसने एक करेंसी अप्लाई करवा दी, इम्प्लीमेंट करवा दी, और कहा कि ये करेंसी के अलावा कोई और करेंसी नहीं चलेगी। और ये जो वेट्स और मेजर्स का सिस्टम है हर जगह एक ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कहीं 1 किलो में 1000 ग्राम है तो कहीं 1 किलो में 1200 ग्राम हो जाए, नहीं, हर जगह इक्वल कर दिया। पाउंड है तो पाउंड ही रहेगा। अगर कोई जैसे करेंसी में कर देता है, कोई अपने करेंसी में, डच अपने अलग करेंसी करता है, स्विट्ज़रलैंड में अलग, इटली में अलग, तो नहीं, ये सब नहीं। उसने किया कि सब जगह एक करेंसी हो जाए और हर जगह वेट और मेजर्स का सिस्टम जो है वो एक हो जाए, ठीक है। तो उसने ये किया। जब उसने ये किया तो जो बिजनेसमैन थे और स्मॉल स्केल के प्रोड्यूसर्स थे, उसने उसको सपोर्ट करना, नेपोलियन को, शुरू कर दिया, ठीक है। However, in the areas conquered, the reaction of the local population to French armies were mixed। तो ऐसा नहीं है कि जितनी भी टेरिटरी उसके कंट्रोल में थी वहाँ के हर लोग खुश थे। जैसे अभी आपने देखा कि पीजेंट्स खुश थे, वर्कर खुश थे, बिजनेसमैन खुश थे, और जो उसने स्टैंडर्डाइज वेट और मेजर्स और न्यू करेंसी लाई, उस वजह से बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर भी खुश थे। तो ऐसा नहीं कि हर लोग खुश थे उसके रूल से, नहीं, बहुत से जगह लोगों का अलग नज़रिया भी था इसके रूल को देखने का। लोगों को लगता था कि ये ऑपरेसिव गवर्नमेंट बनाना चाहता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना ही अस्तित्व चलाना चाहता है, बाकी किसी को, ये मतलब होता है ना कि अपना मनमाना काम करना। तो लोगों को लगता था कि ये अपना मनमाना काम करने आया है, जो इसको मन करेगा वो ये करेगा, ठीक है। तो इनिशियली इन मेनी प्लेसेस सच एज होलैंड्स एंड स्विट्जरलैंड्स एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज लाइक ब्रसेल्स, मेन्स, मिलान एंड वॉर्सो, द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। बहुत सी ऐसी जगह है जो कि जहाँ पर क्या किया गया कि इन लोगों का वेलकम किया गया। इन लोगों को बोला कि ये लोग आज़ादी के फरिश्ते हैं, यानी कि हम लोग को आज़ाद कराने के लिए फरिश्ते आए हैं। ये लोग ऐसे फरिश्ते हैं जो हमें आज़ाद कराएंगे, ठीक है। इनको फरिश्ता माना गया, यानी कि बोलते हैं जैसे फीमेल में एंजल्स बोला जाता है, तो वैसे ही, ठीक है। तो इन लोगों को बोला ये लोग हार्बिंजर्स हैं, फरिश्ते हैं, ये लोग अवतार हैं, ठीक है। बट द इनिशियल इंथुजियाज्म, लेकिन जो ये शुरुआती का जोश था, जो लोग इन लोगों को फरिश्ता मान रहे थे, अवतार मान रहे थे भगवान का, तो ये जल्द ही
हॉस्टिलिटी में बदल गया, यानी कि विरोध में बदल गया। पहले जो लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे थे फ्रेंच आर्मीज को, अब वो लोग उल्टे उसका विरोध करने लगे। क्या करने लगे? अपोज करने लगे, विरोध करने लगे, हॉस्टिलिटी करने लगे। एज इट बिकम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। क्यों करने लगे? क्योंकि पहले लोगों को पता नहीं था कि नेपोलियन जो अब बैठ रहा है गद्दी पर, वो हमेशा के लिए बैठेगा। मतलब पहले नेपोलियन की नीयत का लोगों को पता नहीं था कि वो ऐसी गवर्नमेंट बनाएगा जो कि कभी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन बाद में जैसे ही लोगों को पता चला कि अरे नेपोलियन ने तो ऐसा कर दिया है कि उसके अलावा कोई बैठ ही नहीं सकता है गद्दी पर, ऐसे लॉ ला दिए हैं, तो जब ये पता चला लोगों को, तो लोगों ने उसका अपोज करना शुरू कर दिया। तो नेपोलियन ने क्या क्या किया था कि टैक्सेशन बढ़ा दिया। लोगों पर जो भी टैक्स था, जो भी उनको ट्रांसपोर्ट में टैक्स होता था, गुड्स में टैक्स होता था, सर्विसेज में टैक्स होता था, सबको बढ़ा दिया। सेंसरशिप बढ़ा कर दिया। फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन ज़बरदस्ती करने लगा फ्रेंच आर्मीज में, यानी कि ज़बरदस्ती भर्ती करने लगा। लोगों को उठाता था और फ्रेंच आर्मीज में भर्ती कर देता था, अपना गवर्नमेंट को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आर्मी को स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। और वो स्ट्रांग क्यों बनाएगा? ताकि वो बाकी जितने भी यूरोप के बचे हुए हिस्से थे, जो भी बची हुई सिटीज़ थी यूरोप की, उन सब पर अपना कब्जा करने के लिए, उन सबको जीतने के लिए उसने ये सब कर दिया। कंस्क्रिप्शन स्टार्ट किया तो टैक्सेशन भी बढ़ाना पड़ा उसको, क्योंकि अब उतनी बड़ी आर्मी को चलाना नॉर्मल डोनेशन से नहीं फुलफिल हो रहा था। तो उसने टैक्स बढ़ा दिया कि ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा भर्ती होगा आर्मीज़ में, ज़्यादा लोगों को पैसा देकर हम भर्ती कर लेंगे। ऑल सिम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। तो जो भी उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में चेंजेस की थी, इक्वलिटी लोगों को दी थी, फ्रीडम दिया था, ठीक है। तो अब ऐसा लग रहा था कि जो भी उसने चेंज किया एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में, ठीक है, लॉ के फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड में, वो सब कहीं ना कहीं अब उसका उल्लंघन किया जा रहा है, फायदा उठाया जा रहा है। आउटवे मीन्स उल्लंघन करना, ठीक है। अब उसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो होप आपको ये समझ में आया हो। पहला टॉपिक जो था हमारा द फ्रेंच पीपल एंड द आइडिया ऑफ द द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो फैल रहा था। अरिस्टोक्रेसी, न्यू मिडिल क्लास, लिबरल नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है, कंजर्वेटिव्स कौन थे, ठीक है, ये सब देखेंगे हम लोग। रिवॉल्यूशनरीज, ये सब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इस पर 8 to 12 की पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।